हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि त्रिभुजों और चतुर्भुजों के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से, यानी कि त्रिभुजों से। तो भाई सबसे पहली प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल के ऊपर वो आते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और फिर आपसे पूछ लेता है कि ये ट्रायंगल जो है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल किस किस टाइप्स की होती हैं। तो वो मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर बताया है। ट्रायंगल को हम दो चीज़ों के बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो उनकी साइड्स की लेंथ क्या है और दूसरे उनके एंगल्स की मेजरमेंट क्या है, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड। जैसे कि साइड के ऊपर बेस्ड आप करोगे तो एक तो हो गई स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। देन उसके बाद हो गई आइसोस्केलस, यानी कि समद्वि बाहु जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर है। और तीसरी हो गई जी इक्विलेटरल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, समबाहु। देन एंगल के ऊपर बेस्ड, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं तो देन दैट विल बी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि कम कोण की त्रिभुज। देन अगर सारे एंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे एक्यूट को हिंदी में। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे बोलेंगे जी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसे बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमने सारे किए हुए हैं ज्योमेट्री के अंदर। अधिक कोण का त्रिभुज ऑब्ट्यूस वाला, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। क्लियर है? तो हमें इन सारी चीज़ों का पता कैसे चलेगा कि भाई किस टाइप की ट्रायंगल है। देखो एग्जामिनर हमें क्या बताएगा, एग्जामिनर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस बता देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कि मान लो ये ट्रायंगल है तो एग्जामिनर हमें बता देगा कि भाई किसी ट्रायंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं, जो तीनों शीर्ष हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मान लो इसके उसने बता दिया भाई 3 2 5 7। मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है ट्रायंगल बने ना बने, बस मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई 4 -1 ऐसे करके। तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि किस तरह की ट्रायंगल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, जब हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए तो हम क्या बता सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या बता सकते हो, ये बताओ जरा। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या मैं इस साइड की लेंथ बता सकता हूँ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला से? जी वाकई बता सकता हूँ। इस साइड की लेंथ, क्या मैं इस साइड की लेंथ बता सकता हूँ? जी हाँ बता सकता हूँ। और क्या मैं इस साइड की लेंथ बता सकता हूँ? जी हाँ बता सकता हूँ। मैं तीनों साइड्स की लंबाइयाँ बता सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके, अगर मुझे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखो मान लो तीनों साइड्स की लेंथ है ए बी और सी रिस्पेक्टिवली, मान लो हमने ये निकाल ली है। तो सबसे पहली बात कि ट्रायंगल स्केलन है, आइसोस्केलस है या इक्विलेटरल है, ये तो देखते ही पता लग जाएगा कि भाई तीनों साइड इक्वल हैं या दो इक्वल हैं, एक भी इक्वल नहीं है, ये तो देखते ही पता चल गया। तो इसका तो खेल हो गया जी खल्लास। साइड्स के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि किस तरह की ट्रायंगल है, हम कैसे बताएंगे। देन उसके बाद हम कैसे बताएंगे कि भाई एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है या राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको पाइथागोरस की इनइक्वालिटीज करवाई थी। कैसे? देखो जब आप किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी साइड ये है। तीनों साइड की लेंथ हमें पता है तो सबसे बड़ी साइड ये है, और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल ही सबसे बड़ा होता है। तो मैंने मान लिया आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि सबसे बड़ी साइड यहाँ पर ए है और सबसे बड़ा एंगल एंगल ए है। क्लियर है? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाते हो उसी के रिलेशन में मैंने आपको ये इनइक्वालिटी करवाई है, पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर यहां पर मैं बिगेस्ट साइड लिखूं, ये देखो ऐसे ही लिख देता हूं कि अगर बिगेस्ट साइड का स्क्वायर हम करें एक तरफ और दूसरी तरफ वो अदर टू साइड का, यानी कि साइड 1 का स्क्वायर प्लस बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो एक तरफ है जो हमारी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, और दूसरी तरफ है बाकी जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम। तो अगर
अगर बिगेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा है, अगर बिगेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा है उससे, तो इसका मतलब जो बिगेस्ट एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90। क्योंकि आपको यह बात पता है कि अगर किसी साइड का स्क्वायर बराबर है बाकी साइड के स्क्वायर के सम के, तो जो बिगेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री की, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है ना। तो आपको पता है अगर किसी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होएगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले भी ऐसे ही बताया था कि अगर बिगेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा है तो इसका मतलब सबसे बड़े वाला एंगल, मतलब एंगल भी 90 से बड़ा है। अगर बराबर है तो सबसे बड़े वाला एंगल भी 90 के बराबर है। और अगर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो इसका मतलब एंगल भी 90 से छोटा है। तो आप क्या करोगे, आप तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लोगे। आप ये देख लोगे कि सबसे बड़ी साइड की लेंथ का स्क्वायर बाकी दो साइड की स्क्वायर, बाकी दो साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है भाई। क्योंकि सबसे बड़ा एंगल ही जब 90 से छोटा हो गया, सबसे बड़ा एंगल ही 90 से छोटा हो गया, तो सारे एंगल 90 से छोटे हो गए, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 से बड़ा हो गया तो यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण की त्रिभुज होगी। तो समझ में आ गई बात। ये खेल है, ये पहले भी बता दिया था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बार रिवाइज करवा दिया। अब आगे इसको अप्लाई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर अप्लाई करिएगा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसके ऊपर अप्लाई करो जा। लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल बी दिस देन द ट्रायंगल इज। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा काम है। मान लो ये ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हैं, और किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, 4 3, ट्रायंगल के अंदर किसी भी ऑर्डर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 3। तो एक बार ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाइयां देख लेते हैं जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो देखो 3 और 3 में कोई फर्क नहीं है, 9 और 3 में फर्क है 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि ये क्या हो जाएगा जी 5। और मैं क्या करता हूँ, मैं 5 नहीं निकालता, मैं 25 ही रखता हूँ। मुझे पता है कि इनको अंडर रूट करना है, मैं स्क्वायर ही रखता हूँ, बिना वजह स्क्वायर रूट क्या करूँ, सभी का स्क्वायर रूट क्यों करें, ऐसे ही देख लो, उससे भी लेंथ का पता चल जाएगा। देन 3 और 1 के बीच में डिफरेंस है जी 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 और 4 के बीच में डिफरेंस है जी 9, तो ये हो गया जी 25, यानी कि अंडर रूट 25, ठीक है। देन यहाँ पे 3 और 1 के बीच में फर्क है जी 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देन 9 और 7 के बीच में है जी फर्क 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 20। क्लियर है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि दो साइडों की लंबाई जो है वो बराबर है, तो यानी कि ट्रायंगल कैसी है, यानी कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। क्लियर है। तो यानी कि हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एक बार इसी नॉलेज को जरा इस क्वेश्चन पर यूज करो जरा। लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC बी दीज देन द ट्रायंगल इज व्हाट। चलो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयां पता करते हैं। 4 और 5, मैं सिर्फ ये देखता हूं इन दोनों में फर्क क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 3 फर्क 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 2, 1 प्लस 1। देन 5, 5 यानी कि अंडर रूट 50, 4 और माइनस 1 में 5 का फर्क, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 1 माइनस 1 में 4 और माइनस 1 में 5 का फर्क, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 5 और 1 में 6 का फर्क यानी कि 36, 3 और 1 में 4 का फर्क यानी कि 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट 52। क्लियर है। अब देखिएगा, अब हमें क्या बतानी है, देखो इसकी एक भी भुजा, मतलब कि कोई भी दो भुजा भी बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं की लेंथ जो है वो अलग अलग है। तो आप यहां पर मार्क कर सकते हैं कि ये एक स्केलन ट्रायंगल है। लेकिन देखो ये एक स्केलन ट्रायंगल है जो कि बिल्कुल ट्रू है,
लेकिन इससे ज़्यादा सही यहाँ पर एक आंसर है। आपके एग्जाम में क्या होता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसे हमने मार्क करना होता है। अगर इस केस की मैं बात करूँ, ये स्केलन है, इक्विलेटरल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि मेरे भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 50 आएगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो 2 आएगा, अंडर रूट ही तो है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इसका स्क्वायर जो वो 52 है। तो आपको पता लग रहा है कुछ, दो साइड के स्क्वायर को जोड़ने से तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है सम उन दोनों का, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है भाई, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां पर मोर अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर होएगा, वो ऑप्शन सी, समकोण त्रिभुज, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, देन एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा जरा। लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बी दीज देन द ट्रायंगल इज व्हाट। तो चलिए भाई एक बार इसको भी देखते हैं। तो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ से ही हमें पता लग जाता है, किसी भी तरह की ट्रायंगल हो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं भाई कैसी ट्रायंगल है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। 7 9 3 -7 और -3 3, तो भाई इसकी साइड्स की लेंथ निकालते हैं, तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट 272। ठीक है, देन यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 100, यानी कि अंडर रूट 136। बस मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। 7 मतलब -7 और 3, ये देख के पता लग रहा है, बोलने से मेरे होठ जो है, मेरा मुंह जो है वो स्लो है, कि भाई 10 का स्क्वायर 100 और 36 136 अंडर रूट 136। ठीक है, तो अब यहां पर भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है भाई, अंडर रूट 136 अंडर रूट 136, तो आप ऑप्शन सी पर लगा सकते हो है। लेकिन देखिए जरा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 136 बनेगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो 136 बनेगा, और इन दोनों का सम किसके बराबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 272 बनेगा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 136 प्लस 136 272, यानी कि दो साइड्स का अगर मैं स्क्वायर करके सम करूं तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है, समकोण त्रिभुज भी है, समद्वि बाहु भी है। तो यानी कि ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन सी दोनों होंगे आंसर, मींस ऑप्शन डी आंसर होएगा, ए एंड सी, ए एंड सी। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन एक बार ये क्वेश्चन और बताओ जरा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equal to 0 will form a isosceles triangle with the axis। एक्सिस के साथ आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे बन सकती है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार एक्सिस बना लेते हैं, ये लो भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तैयार हैं आपकी सेवा में, ये ला। तो कोई भी लाइन एक्सिस के साथ आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे बना सकती है, देखो अगर वो लाइन ऐसे है, बिकॉज ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो अगर वो लाइन ऐसे है तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं हो सकती। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है, वो सबसे लंबी होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो सकती है। अगर वो लाइन ऐसे है और ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं तो वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेगी। या फिर लाइन को ऐसे होना जरूरी नहीं है, लाइन ऐसे भी हो सकती है भाई, ये लो ऐसे भी हो सकती है, ये दोनों साइडें बराबर हैं और लाइन ऐसे है। ऐसे होना भी जरूरी नहीं है, लाइन ऐसे भी हो सकती है ये वाली, या फिर लाइन ऐसे भी हो सकती है ना। मतलब कि ये चार तरीके से किसी भी क्वाड्रेंट में जो कोई भी लाइन है वो किसी भी क्वाड्रेंट में आइसोस्केलस ट्रायंगल बना सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एक कंडीशन लेकर चलो कि मान लो लाइन ऐसे है, ठीक है, और जो एक्स इंटरसेप्ट है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो ऐसे है। तो अब देखिएगा, अगर लाइन ऐसे है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं, तभी तो आइसोस्केलस बनेगी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, ये दोनों इंटरसेप्ट यानी कि प्रतिच्छेद होते हैं। तो लाइन की इक्वेशन ये है और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर हैं, तो मैं उन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं एक बार।
तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकलती है मेरे भाई? एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकलती है जब आप वाई को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में एक बार वाई को जीरो पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, सी उधर जाएगा, ए नीचे जाएगा। ऐसे ही यानी कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए, जो ये लाइन काटेगी। ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कब निकलती है, कब मिलती है हमें, कैसे मिल जाती है? अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो कर दूं, तो एक्स की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस सी अपॉन बी। और x और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं इस लाइन के, यानी कि माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, यानी कि माइनस से माइनस गया, यानी कि c से c गया, मीन्स 1/a इज इक्वल टू 1/b, मीन्स a इज इक्वल टू b। मतलब a और b बराबर हैं इस लाइन में, a और b बराबर होने चाहिए मेरे भाई। a और b बराबर हैं, ये वाला आंसर होएगा। a इज इक्वल टू सी नहीं, b इज इक्वल टू सी, ये उसने वैसे ही ले रखी है, या कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आपको लगेगा कि हमें तो मिला a बराबर है b, लेकिन यहां पर ये मॉड्यूलस क्यों बना रखा है, ये दो डंडे क्यों बना रखे हैं? इन दो डंडों का क्या मतलब है? मॉड्यूलस, मतलब कि इनके अंदर जो भी चीज आती है सिर्फ उसकी वैल्यू कंसिडर होती है। -5 है तो भी हम 5 कंसिडर करते हैं, मॉड्यूलस -5 मीन्स 5, वो पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलती है। तो ये मॉड्यूलस क्यों लगा हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो यहां पर मान लो इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो 3 है और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ भी 3 है। अगर ये लाइन ऐसे बनती जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी हो सकती है, तो यहां पर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -3। तो भाई यहां पर इस ओरिजिन के रिलेशन में ये पॉइंट इस साइड है, ओरिजिन के रिलेशन में पॉइंट 3 यूनिट दूर है, ये -3 यूनिट दूर नहीं है। ये मत सोचना कि ये पॉइंट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता कि ये पॉइंट -3 किलोमीटर दूर है। आपको कहाँ जाना है? -3 किलोमीटर है, ऑटो वाले से रुपये ले और लो देने के बजाय कि -3 किलोमीटर। तो ये जो ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन लगाया गया है। तो एक्चुअल में ट्रायंगल को अगर आइसोस्केलेस बनाना है तो यहां पर एक्स इंटरसेप्ट -3 है, एक्चुअल में डिस्टेंस 3 यूनिट ही है ना, तो यहां पर 3 है, ये -3 है। अगर ऐसे ट्रायंगल बनेगी तो ये -3 है, ये भी -3 है, ये 3 है, ये -3 है। तो यानी कि एक्चुअल में ए और बी का बराबर होना जरूरी नहीं है कि ए और बी बराबर होंगे तो ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगी। अगर इनका साइन भी अलग अलग है ना, 1 5 है, 1 -5 है, तो भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगी, तो भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगी भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगी तो इस क्वाड्रेंट में बन जाएगी, कभी कभी इस क्वाड्रेंट में बन जाएगी। हाँ, बस इनकी जो मैग्नीट्यूड है, मात्रा है कि भाई एग्जैक्ट जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? 5 मतलब -5 और 5 ये चल जाएगा, आइसोस्केलेस ही तो बनी है ट्रायंगल, ये दोनों बराबर हैं। तो 5 और -5 इन दो चीजों का बराबर होना जरूरी नहीं है कि भाई एक 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, दूसरी -5 हो सकती है। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। देन एक बार ये और बताओ, जरा कोशिश करो ये बताने की। इफ 2 vertices of an equilateral triangle are these, find the coordinates of the third vertex। तो भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके 2 वर्टिसेस पता है, तीसरा बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई ट्राई करते हैं, पहले एक बार खुद अच्छे से ट्राई कर लेना। अगर आपको मान लो आपने थोड़ी सी देर ट्राई किया, कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मुझे पता है, थोड़ी देर ट्राई किया, आगे सॉल्यूशन है, भाई मन को शांति नहीं मिल रही, तुरंत देख लिया। ऐसे मत करो भाई, हाथ पैर मारो पूरे मस्त तसल्ली से हैं, और फिर देखो सॉल्यूशन, फिर मजा आएगा। आंसर की तरफ मत बढ़ो जल्दबाजी से, सीखो चीजों को। तो चलिए करते हैं। तो भाई जो 2 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के वो हैं 1 और 1, -1 और -1, और हमें एक तीसरा वर्टेक्स निकालना है, तो उसका मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट्स x और y। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है कि तीनों साइड्स की लंबाई बराबर होगी। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की लंबाई तो पता ही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो अभी लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो √1 - -1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया जी √8। तो यानी कि इस साइड की लंबाई भी √8, इस साइड की लंबाई भी √8, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब मेरे भाई आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला? जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक बार यहां पर लगाओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, y माइनस वन अंडर रूट y माइनस वन का स्क्वायर प्लस x माइनस वन का स्क्वायर। ये हो जाएगी इस लाइन की लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है मेरे भाई √8, मतलब √8 का स्क्वायर, दैट इज √8। तो अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा, ये लो भाई दोनों तरफ, ताकि अंडर रूट हट जाए। तो डायरेक्टली भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाया है डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मैं डायरेक्टली कैसे लिखता, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखता एग्जाम में, मैं सीधा इसको सोल्व करके ही लिखता एग्जाम में, मुझे लिखना होता। तो y माइनस वन का स्क्वायर मैं लिखता y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। समझ रहे हो? जो चीज़ मैंने लिखी थी उसको ऐसे लिख लेंगे। इस वाली लाइन की इक्वेशन हमने लिख ली। देन अब हम इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई जरा। तो y माइनस माइनस वन यानी कि y प्लस वन बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूं। x माइनस माइनस वन यानी कि x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, ठीक है, दोनों तरफ मतलब हमने स्क्वायर कर दिया। तो फिर से इसको सोल्व ही कर लेते हैं, डायरेक्टली ही इसको वैसे लिख लेना चाहिए था हमने। कैसे? y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब आप जरा इनको ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इफ यू विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2x ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इस साइड एक और एक दो, एक और एक दो, दो और दो चार प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 4 उस साइड जाएगा तो भाई 16 में से 4 गए 12, और 2 से डिवाइड कर दोगे इसको तो इज इक्वल टू 6। दोनों को जोड़ने पर हमें ये मिला है। तो आपको पता चला था कि भाई जोड़ने पर 2y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन घटाने पर भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। एक बार नीचे वाले में से ऊपर वाली घटाइएगा जरा। तो नीचे वाले में से ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखोगे कि भाई y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, ऊपर वाले में से भी नीचे वाली घटा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बस मैं साइन को पॉजिटिव रखना चाहता था इसलिए ऐसे किया। 1 से 1 चला जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, 8 से 8 गया। तो 2y माइनस 2y ये क्या बच जाएगा? 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटा दी मैंने। तो यहां पर आपको पता चला कि 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, यहां से 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, 4 से 4 कट गया, x इज इक्वल टू माइनस y, यानी कि x और y मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा में तो सेम है, बस उनके साइन अलग अलग हैं। तो यहां पर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता चला कि भाई कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, ए डी और सी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे अब आप ऑप्शन से तो नहीं कर पाओगे, अब हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, एग्जैक्टली यही चीज यहां पर रख दो जरा ऊपर। x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x की जगह माइनस वाई रखूंगा तो माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6 होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो वाई इज इक्वल टू √3। अगर वाई √3 है तो एक्स की वैल्यू माइनस √3, क्योंकि एक्स और वाई के साइन अलग अलग हैं। तो भाई ये है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है ना मेरे भाई, माइनस √3 √3 ऑप्शन डी। तीसरा जो वर्टेक्स होगा, तीसरा जो शीर्ष होगा उसके ये निर्देशांक होंगे। तो अगली तरह के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, ज्योमेट्री के अंदर तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमने कैसे निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी साइन थीटा, बहुत सारे वेज हैं, हीरोन्स फॉर्मूला है, कई चीज़ें हमने की। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर हमें किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स देखो, अगर हमें ट्रायंगल ऐसे सीधी सीधी गिवन हो, मान लो ऐसे गिवन है सीधी सीधी, ये वाली ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसका बेस जो है वो 3 यूनिट है, इसकी हाइट जो है वो 4 यूनिट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 6 यूनिट। तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हर एक बार ऐसे गिवन नहीं होता, क्या होता है, एग्जामिनर हमें किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताता है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो एग्जामिनर हमें कोऑर्डिनेट्स बताएगा कि भाई x1 y1,
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई 3 5 2 4 7 3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स बता दिए, और फिर हमसे पूछ रहा है कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता भी सकता हूँ, लेकिन एक बार फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बार फॉर्मूले को निकाल लेते हैं जरा। ये लो, मैंने कोई भी ट्रायंगल बना ली, आर्बिट्रेरी कोई भी ट्रायंगल, रैंडम। ठीक है, तो एक बार इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर उसे याद कर लेंगे। तो भाई ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। तो अब कंसंट्रेशन रखना है यार, मजा आएगा डिराइव करने में, कंसंट्रेशन रखिएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, जो तीनों शीर्ष हैं, उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहां पर अपने एक्स एक्सिस के ऊपर। ये लो भाई, तो इनको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर। अब हमें क्या चाहिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हमें चाहिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो इक्वल होएगा, देखिएगा किसका इक्वल होएगा। अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं, ये जो ब्लू कलर का ट्रेपेजियम मैंने बनाया, मैं इसको ट्रेपेजियम क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले समलंब। समलंब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। मैं ए बी और पी क्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बिकॉज ये चीजें मैंने लाइन बी पी, लाइन ए क्यू, लाइन सी आर, ये तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे ही ना। तो बी पी और ए क्यू पैरेलल हैं, तो ए बी सी का एरिया क्या होएगा। अगर मैं ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू का एरिया निकाल लूं, प्लस इसके साथ मैं ऐड कर दूं इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि सी आर और ए क्यू ये दोनों पैरेलल हैं, तो ट्रेपेजियम ए सी आर क्यू का एरिया। और इसमें से मैं घटा दूं, कौन सा एरिया घटा दूं, जो अभी आपको दिखेगा गुलाबी, यानी कि ये वाला एरिया। तो पूरे ब्लू एरिया में से ये गुलाबी वाला एरिया अगर मैं घटाऊंगा तो आपको पता लग रहा है कि सिर्फ ट्रायंगल का एरिया बच गया। ठीक है, यानी कि कौन सा एरिया घटा दूं, यानी कि मैं घटा दूं बी सी आर पी। अब ये बी सी आर पी क्या है, ये फिगर कैसी है, तो देखो बी सी आर पी के अंदर जो बी पी है और सी आर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी भाई ट्रेपेजियम बन गया, समलंब बन गया, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो बस ट्रेपेजियम का एरिया हमने निकालना आता ही है। तो चलिए अब अप्लाई कर दें जरा। तो चलो भाई देखो अब ध्यान से, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है वो मैं एक बार बता दूं पहले। मान लो ये एक ट्रेपेजियम है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इस साइड की लेंथ b है, इस साइड की लेंथ a है, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू जो भी ट्रेपेजियम की हाइट है वो हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही हमने लगाना है। तो बिकॉज हमारे पास तीनों ट्रेपेजियम है तो तीनों के अंदर हाफ तो आएगा ही ना, हाफ तो आएगा, तो मैंने उस हाफ को बाहर कॉमन ले लिया। अब सिर्फ मैं क्या करूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, पैरेलल साइड हैं बीपी और ए क्यू। तो बीपी की लंबाई क्या है, बीपी की लंबाई है कि भाई इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कि ये पॉइंट कितना ऊंचा है, वही बीपी की लंबाई है। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है जी y2, यानी कि बीपी की लंबाई क्या है जी y2, ये पॉइंट कितना ऊंचा है, तो दैट इज y2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड कर रहा हूं, बीपी की लंबाई प्लस ए क्यू की लंबाई, दैट इज y1। पॉइंट ए कितना ऊंचा है, ए क्यू y1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या आएगा, हाइट। तो इस ट्रेपेजियम की, ये ट्रेपेजियम किस कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे। पैरेलल साइड्स का तो हमने सम कर लिया, इनके बीच की जो हाइट है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो ये वाली साइड होगी। क्यों, बिकॉज ये दोनों राइट एंगल है ना। जब ट्रेपेजियम ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे, तो यही वाली साइड उसकी हाइट होती है, यही वाली साइड उसकी लंबाई होती है। तो यहां पर अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, अब इसकी हाइट हो गई जी ये पी क्यू, गौर से सुनते रहिएगा। तो पी क्यू की अगर आपने लेंथ निकालनी है तो हमें ये पता है कि भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्यू तक का डिस्टेंस,
वो कितना है वो इस लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर रखा है, वो है जी x1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमें पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा कि भाई पॉइंट बी कितने दूर है वहाँ से, या फिर हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, वो है जी x2। तो x1 माइनस x2, तो दैट विल बी x1 माइनस x2। तो ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू का फॉर्मूला हमने लिख लिया भाई, उसका एरिया। अब आगे ए सी आर क्यू पर चल रहे हैं, ए सी आर क्यू। तो चलो, तो यहाँ पर तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज अब ए सी आर क्यू का आप इजीली निकालने के लायक होने चाहिए। तो भाई ए सी आर क्यू ये वाला, सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सी आर की लेंथ यानी कि इस पॉइंट की हाइट कितनी है, इस पॉइंट की हाइट होगी y3, तो दैट मीन्स y3 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड कर रहे हैं, उसके बाद ए क्यू की लेंथ, तो भाई ए क्यू की लेंथ है जी y1, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, इस पॉइंट की हाइट है y1, तो y3 प्लस y1 इंटू इसकी हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो इसकी हाइट, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, मतलब कि पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट x3, इस पूरी लंबाई को क्या रिप्रेजेंट करता है x3। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है भाई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x1, x3 माइनस x1 हो जाएगी ये वाली दूरी, तो यानी कि x3 माइनस x1। अब आगे करूंगा जी मैं माइनस, माइनस क्या, BCRP का एरिया, ये भी एक ट्रेपीजियम है, BCRP समलंब है, ये ऐसे बना है BCRP, ये भी एक समलंब है, ठीक है, बिकॉज BP और ये CR ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि BP प्लस CR, ये दोनों मैं पहले बता चुका हूं, BP की लंबाई है जी y2 प्लस CR की लंबाई है जी y3 इनटू इन दोनों की हाइट, मतलब कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस ट्रेपेजियम की हाइट। चलो भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई, जनाब बताइएगा जरा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x3। वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, ओवर एक्सप्लेन। देन इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x2, ये लंबाई x2 है, ये रहा, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी x3 माइनस x2 मीन्स x3 माइनस x2, दैट्स इट। और हाँ, आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ क्यों करवा रहा हूं, है ना, उसके अंदर कुछ लॉजिक तो होएगा, या तो मैं इंप्रेस करना चाह रहा हूं या कुछ और लॉजिक है। तो मेरे भाई मैं प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आपकी समझ थोड़ी और डेवलप हो जाएगी, थोड़ी और डीपन हो जाएगी, आपका डर निकल जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे कि ये कोई और दूसरी दुनिया से आई हुई चीज नहीं है, ऐसे अरिथमेटिक की तरह इसको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलो अब इसको निकालते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हाफ बड़ी ब्रैकेट, अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, देखो पिंक कलर से सॉल्व करता हूं। पहले मैं x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और पहले मैं x कोऑर्डिनेट को ही रखूंगा, ताकि बाद में अगर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हों तो दिक्कत ना हो। पहले y कभी x कभी y ऐसे नहीं करूंगा, तो x1 y2 प्लस x1 y1। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं x2 से इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ, लेकिन x2 के साथ माइनस है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो माइनस x2 y2 देन माइनस x2 y1, ये वाला खेल ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं x3 को इन दोनों से गुणा कर रहा हूँ, तो प्लस x3 y3 प्लस x3 y1। अब मैं माइनस x1 की गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस का भी ध्यान रखिएगा, तो माइनस x1 y3 माइनस x1 y1। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब मैं x3 की गुणा कर रहा हूँ इन दोनों से, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो जो भी आएगा उसका साइन बदलना पड़ेगा, तो मतलब कि माइनस आएगा, माइनस x3 y2 माइनस x3 y3। अब आगे अब मैं गुणा कर रहा हूँ जी माइनस x2 की, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब प्लस वाले टर्म आएंगे, तो प्लस x2 y2 प्लस x2 y3। क्लियर है, तो ये हो गया जी। अब जो भी चीज़ें कैंसिल आउट होएगी वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, पॉजिटिव का x1 y1 और नेगेटिव का x1 y1, नेगेटिव का x2 y2 और पॉजिटिव का x2 y2 कहाँ गया भाई, ये रहा, और पॉजिटिव का x3 y3 और नेगेटिव का x3 y3 कहाँ गया, ये रहा।
क्लियर है? तो जो भी चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, उनको मैं काट देता हूं, उनको गेम से बाहर कर देते हैं। बाकी जो बचा कुचा सामान है उससे अब काम चलाना पड़ेगा हमें। अब आपके सामने क्या है देखो, अब आपके सामने है हाफ इंटू। अब मैं आपको दो तरीके से फॉर्मूला लिखकर बताऊंगा। देखो, एक तो, या फिर दो तरीके से छोड़ो, वो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक तरीके से ही लिख के बता देता हूँ, फाइनली जिसका आप यूज़ करोगे। ठीक है, फाइनली जिसका आप यूज़ करोगे। तो देखो, अब मैं x1 को कॉमन ले रहा हूँ भाई, ये x1 है और यहाँ पर x1 है। तो अब मैंने x1 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, y2 माइनस y3। उसके बाद मैं x2 को कॉमन ले रहा हूँ दो टर्म्स के अंदर से, ये x2 है और ये x2 है। तो मैंने x2 को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था y3 और वहाँ पर क्या था, माइनस y1। माइनस वाले टर्म को बाद में लिख रहा हूँ। अब मैं x3 को कॉमन ले रहा हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल वाला टर्म। तो अब मैंने x3 को कॉमन लिया तो क्या बच गया, y1 माइनस y2, ये लो। तो अब आपके सामने जनाब हाजिर है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला, अगर उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर निर्देशांक गिवन हो तीनों शीर्षों के, तीनों वर्टिसेस के। और इसके अंदर जो पैटर्न है, ताकि आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, मैं भी 9th के बाद इसको कभी भी नहीं बोला जिस पैटर्न में मैंने याद किया, और उम्मीद करता हूँ कि सभी ऐसे ही याद करते होंगे जनरली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा ऊपर। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ये जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जरूरी नहीं है यहाँ पे होगी, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो कभी कभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू के कारण इसका एरिया ऐसे आ सकता है कि -48 स्क्वायर यूनिट, -24 स्क्वायर यूनिट, -37 स्क्वायर यूनिट, ऐसे आ सकता है। तो किसी भी एरिया जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये क्यों आ जाता है कभी कभी, बिकॉज ये नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट्स में भी गई हुई है ट्रायंगल, तो इसके साइन को कंसीडर मत करना मेरे भाई। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम इसके ऊपर मॉड्यूलस भी लगाते हैं, मॉड्यूलस ऐसे, ठीक है, ताकि जो भी आए उसका पॉजिटिव ही कंसीडर करिएगा। तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले को, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ, देखिएगा x1। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 2 3 1 2 3, ऐसे चलूंगा मैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, तो सबसे पहले मैं चला 1 2 3, x1 y2 माइनस y3। चलो मैं एक बार लिख दूं, फिर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि x1 x2 x3 कि 3x के टर्म है, पहले x1 था, फिर x2 था, फिर x3 था। तो 1 2 3 ऐसे गया, x1 x2 x3। और x1 के अलावा अब हर एक चीज के साथ किसी चीज की गुणा कर रखी थी, x1 के साथ भी, x2 के साथ भी, x3 के साथ भी। तो x1 के साथ y का समथिंग माइनस y का समथिंग, तो ये दोनों टर्म y वाले हैं, ये दोनों y वाले हैं, ठीक है। इसको रटना कैसे है वो अब मैं बता रहा हूं। तो देखो मेरे भाई, अब ये y2 आएगा, y3 आएगा, ये क्या आएगा एग्जैक्टली ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो 1 2 3, x1 के बाद, 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, हमेशा अगला आएगा, और 2 के बाद 3 आएगा। तो पहले x1 आ गया, उसके बाद मुझे पता है y आने हैं, लेकिन y2 में से y3 घटेगा। और अब मुझे पता है यहाँ पर x1 आया था, तो अब क्या आएगा, अब x2 आएगा। तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब 3 के बाद क्या आता है, वैसे तो 3 के बाद 4 आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही है ना वर्टिसेस, तो 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। तो 2 3 1 आ गया, 3 के बाद और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर से स्टार्ट हो गए। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब x2 के बाद x3 आ गया, अब 3 के बाद और कोई चॉइस नहीं है, तो 1 आएगा, और फिर 1 के बाद 2 आएगा। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को रट सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है, अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं जरा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज पॉइंट्स। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। इसके वर्टिसेस हैं 3 4 -4 3 एंड 8 -6। तो क्या है कि जब भी ट्रायंगल का एरिया बताओगे, आपको ऐसे ये जो डायग्राम है ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा x1 y1
x2y2, या मन ही मन में इसे कंसिडर करना पड़ेगा x2y2 x3y3, इनके नाम देने पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हम इनको ऐसे ही यूज करते हैं। तो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे नाम दे सकते हो, इन तीनों पॉइंट्स को लिख के, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। क्लियर है? ऐसे मैंने नाम दे दिए, ये काफी। तो चलिए भाई एरिया बताते हैं। देखो एरिया हो जाएगा हाफ, अब हो जाएगा जी मॉड्यूलस, यानी कि आपने याद रखना है कि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब सबसे पहले क्या आएगा x1 यानी कि 3। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आगे आएगा y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस माइनस 6 यानी कि 3 प्लस 6 9 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा जी -4 इंटू, अब x2 हो गया, फिर आगे 3 आएगा y3 माइनस y1 मतलब कि -6 -4 यानी कि -10 प्लस x3 यानी कि 8। आगे क्या आएगा? आगे आएगा y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, तो इट इज 1/2, 9 × 27 प्लस 40 प्लस 8, तो 35 प्लस 40 75, 75/2 यानी कि 37.5। तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी, दैट्स इट। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है इन क्वेश्चंस के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस इज 12.5 स्क्वायर यूनिट। अगर ये वर्टिसेस हैं तो एरिया जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल है वो 12.5 है। तो बताओ भाई x की वैल्यू क्या होगी? ये वो पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। देखो जरा, तो ये हो गया जी x1 y1, एक बार इनका नामकरण तो करना पड़ेगा, x2 y2 और x3 y3। तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाफ है, इस इक्वल टू 12.5 करेंगे, मैं इस हाफ को, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस हाफ को उस साइड भेज दो, 12.5 ये ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, तो इसको मैंने 25 बना लिया पहले ही। बाकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और बात खास करके ध्यान रखिएगा, ये हमने मॉड्यूलस के अंदर रखा है। अब देखो सबसे पहले क्या होएगा, x1 यानी कि -1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि 1 + 4 5 प्लस x2 मीन्स x इंटू y3 माइनस y1, तो -4 माइनस -4 यानी कि 0 प्लस x3 यानी कि x, देन उसके बाद x3 के बाद y1 माइनस y2, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सिंपली वही, तो y1 -4 -1 यानी कि -5। अब यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया जी -5, यहां पर ये हो गया जी x इंटू 0 दैट इज 0, और ये हो गया मेरे भाई -5x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया -5 - 5x इज इक्वल टू 25, और ये पॉजिटिव ही आना चाहिए था। तो हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं कि भाई इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ये मत सोचना कि भाई माइनस कॉमन ले लूं, अंदर 5 + 5 माइनस कॉमन ले लूं, अंदर 5 + 5x बच गया, ये तो पॉजिटिव ही होएगा, तो इस मॉड्यूलस की वैल्यू बाहर ऐसे निकाल दूं। ऐसे मत सोचना x की वैल्यू अगर मैं -10 रख दूं तो बताओ ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं? कहाँ हुआ? -50 + 5 -45। तो हमें पता नहीं, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो चीज है इसके अंदर, ये या तो एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, नहीं तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो एक वैल्यू है x एंड दैट इज इक्वल टू 5, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5। तो ये मत सोचना कि x एक पॉजिटिव चीज है, x एक नेगेटिव चीज भी हो सकती है। क्लियर है? x एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो देखो एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें x के मॉड्यूलस को 5 से कंपेयर करना है। तो ऐसे अज्यूम करो कि x जो है, हम अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो x पॉजिटिव है, x है ही पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस से बाहर क्या आएगा? मॉड्यूलस से बाहर ये साइन चेंज होकर आएगा कि नहीं आएगा? साइन चेंज होकर तो नहीं आएगा ना, तो ये एज इट इज x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी। अगर x पॉजिटिव होता, x एक पॉजिटिव चीज होती, लेकिन अगर x एक नेगेटिव चीज होती तो x साइन चेंज होकर आएगा, जो भी एक्चुअल में x की वैल्यू थी उसका साइन बदल कर आएगा। अगर x नेगेटिव है तो हम मॉड्यूलस लगाएंगे, मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देता है,
तो मतलब अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस साइन को बदल देगा। तो x की जो भी वैल्यू थी उसका साइन बदल के, मतलब -x इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या केसेस हुए, हमें x का पता नहीं था, तो हमने दोनों केसेस जब कंसीडर किए तो हमारे सामने क्या आया कि x में बी इक्वल टू 5 और x में बी इक्वल टू -5। अगर मॉड्यूलस x 5 के बराबर है तो इसका मतलब x या तो 5 है या x इज इक्वल टू -5 है। देखो आपके सामने मैंने प्रूव किया है, 5 का मॉड्यूलस भी 5 होता है, -5 का मॉड्यूलस भी 5 होता है। ऐसे ही हमने क्या किया कि x को हमने इक्वेट कर दिया इस वैल्यू के साइन बदल बदल के, एक बार इसका पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार इसका नेगेटिव साइन ले लिया। तो एग्जैक्टली वही काम हम यहां पर करेंगे कि -5 को एक बार मैं इक्वेट कर दूंगा +25 से, और -5x को एक बार मैं इक्वेट कर दूंगा -25 से। x की अलग अलग वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ऊपर वाले केस में अगर हम सोल्व करेंगे तो मान लो 5x को मैं राइट साइड पर ले गया तो वो पॉजिटिव आ गया, 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी -30, तो x विल बी इक्वल टू -6। अगर नीचे वाले केस में मैं सोल्व करूंगा, इसको मैं उस साइड लेकर गया, तो 5x विल बी इक्वल टू, ये इस साइड आएगा, 25 में से 5 गए जी 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 4। तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू -6 भी हो सकती है। दोनों सिचुएशन के अंदर ये जो कंडीशन है ट्रू होगी, आप सेटिस्फाई, आप इसके अंदर पुट करके देख लो। तो एक बार राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को पॉजिटिव लेकर इक्वेट करेंगे जब ऐसे मॉड्यूलस है, एक बार उसको नेगेटिव लेकर इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर से। The coordinates of A, B, C are these respectively and P is a point, then find the value of this। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। तो चलो भाई एक बार ये तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट मैंने ऐसे मान लिए। तो भाई ये है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 3, देन पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3, 5, देन पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -2। ठीक है, अब इसने बताया P एक पॉइंट है XY, तो P को मैंने कहीं पर भी मान लिया भाई, यहाँ पर मैंने P को मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है XY। तो हमने बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, इसका रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं, PBC और ABC क्या है देखो। तो ट्रायंगल ABC तो आपके सामने है, ये वाली सीधी सीधी जो ट्रायंगल बनी हुई है, तो ट्रायंगल PBC ये वाली ट्रायंगल है भाई। अब आप देखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि ट्रायंगल PBC और ABC में क्या खास बात है दोनों के अंदर, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, यानी कि BC इंटू हाइट, और नीचे वाले ट्रायंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू H2। मान लो ट्रायंगल PBC की हाइट जो है वो मैंने H1 मान ली, इसकी हाइट जो है वो मैंने H2 मान ली। तो एग्जैक्टली है क्या, बेस दोनों का सेम है, तो सिर्फ उनकी हाइट का जो रेशियो है वही इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा। बेस दोनों का सेम है, सिर्फ हाइट, अब हाइट के ऊपर डिपेंड करता है एरिया, क्योंकि एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, तो बेस तो सेम है ही, तो हाइट का जो रेशियो होगा। तो आगे आने वाले कंसेप्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एक पॉइंट से सामने वाली लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, तो उस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब तक वो मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आगे आपको पता लग जाएगा। अगर वो नहीं यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, फिर भाई यही चीज यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उससे अब मैं आपको बता देता हूं। अदरवाइज हम क्या करते, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते फॉर्मूले से, सीधा फॉर्मूला है। फिर इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते, एक्स वाई को पुट करके ही निकाल लेते, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भी एक्स वाई ही है। ठीक है, तो चलो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब भाई अपना वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं कुछ, इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मैंने मान लिया जी x2 y2, x3 y3,
और बिकॉज देखो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूंगा एक तो, और एक निकालूंगा ट्रायंगल पीबीसी का एरिया। तो पीबीसी के लिए मैंने इसको x1 y1 मान लिया पीबीसी के लिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल पीबीसी का एरिया ही निकाल लेते हैं, या फिर एबीसी का निकाल लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं आपकी क्योंकि इनके अंदर पॉइंट्स है। तो भाई ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला जा रहा है नीचे। अब देखो हाफ, और एक और बात, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी हाफ होएगा, नीचे वाले में भी हाफ, तो हटा देना हाफ को। तो सिर्फ सीधा मॉड्यूलस से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस सबसे पहले x1 यानी कि 6 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 7, देन x2 यानी कि -3, ये वाला -3, फिर y3 माइनस y1 तो यानी कि भाई -2 -3 मीन्स -5, देन उसके बाद x3 मीन्स 4 मीन्स y1 माइनस y2 उसके बाद, तो भाई 3 माइनस 5 यानी कि -2। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या बना, 6 7 42, 5 दिए पॉजिटिव का 15 माइनस माइनस 15, और 4 दूनी माइनस का 8। तो भाई 15 में से 8 गए 7, 42 प्लस 7 49, तो 49 ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो गया जी 49 यूनिट्स, 49 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें निकालना है ट्रायंगल पीबीसी का एरिया, वो भी नीचे ही निकाल लेते हैं। हाफ हमने लगाना नहीं है, सीधा मॉड्यूलस से स्टार्ट करना है क्योंकि हाफ दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल पीबीसी के अंदर x1 क्या है, x1 है जी x इंटू y2 माइनस y3 मीन्स 5 माइनस माइनस 2 मीन्स 7, प्लस x2 मतलब y3 अरे भाई क्या हो रहा है, x2 यानी कि -3। इन तीनों पॉइंट्स को जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। अब देखो x2 यानी कि -3, उसके बाद y3 माइनस y1 -2 माइनस y, उसके बाद x3 मीन्स +4, फिर y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 5। अब मैं इस फॉर्मूले को साइड में लिख भी सकता था, जो बोल रहा हूं उसको क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज आप उसको पहले याद करो फिर इक्वेशंस को समझो, मेंटली उस फॉर्मूले को देख पाओगे तभी एग्जाम में थोड़े से कंफर्टेबल हो पाओगे, नहीं तो बार बार वो लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, यहां पर हमारे सामने ये आ गया जी 7x, और ये क्या हो गया, ये हो गया -3 इंटू -2, तो ये हो गया जी +6 + 3y, तो ये हो गया +6 + 3y, ये क्या हो गया, ये हो गया 4y - 20, तो दिस विल बी 4y - 20। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, 3y + 4y 7y, अब -20 + 6 -14, तो ये हो गया जी। तो ऊपर आ जाएगा 7x + 7y - 14, ऐसे मॉड्यूलस में आप इसको डाल सकते हो। तो अब ऊपर और नीचे आप देख सकते हो कि भाई 7 कट रहा है, तो ऊपर हो जाएगा x + y - 2, अगर मैंने 7 को कॉमन ले लिया, और नीचे आ जाएगा जी 7, तो x + y - 2/7 ये इनका रेशियो होएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई जरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, k की किस वैल्यू के लिए ये जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि भाई एक लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट, मीन्स एक रेखीय है, एक रेखा के ऊपर है। तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं कि 3 पॉइंट एक रेखा के ऊपर हैं, इस चीज को, इस सिचुएशन को क्रिएट करने के कई तरीके हैं। मैं एक बार आपको वो तरीके बता दूं। तो हमने एक लाइन बना ली यहां पर AB, और इसके ऊपर एक और पॉइंट है दैट इज C। तो A, B और C एक ही लाइन के ऊपर हैं, ये दर्शाने के तरीके देखो अब जरा। तरीका नंबर 1, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AC जो AC लाइन है प्लस जो CB लाइन है, AC + CB = AB, ये प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, AC + CB = AB है। इससे क्या पता होता है, AC + CB = AB, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये पता लग जाता है। देन तरीका नंबर 2, तो यहां पर अपना लगेगा जी डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, सुपर कैलकुलेटिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट तरीका देखो, किसी भी लाइन का अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ना स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB
पॉइंट ए और बी से स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा जी, हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि भाई ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर हैं। ये पूरी लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इनका स्लोप एक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सी कहीं और नहीं है, स्लोप सेम होने के लिए उसको इसी लाइन के ऊपर होना पड़ेगा। देन अब तीसरा तरीका मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो भाई हमारे सामने एक तो ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी। इस ट्रायंगल के ये जो भी वर्टेक्स हैं, जो भी शीर्ष हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 25, 26, 34, 12, 10, 9, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है देखो। और ऊपर एक फॉर्मूला है आपके सामने जो लिखा हुआ है, जो एरिया कैलकुलेट कर रहा है ट्रायंगल का। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। और राइट हैंड साइड पर आप 205 वैल्यू भी देख सकते हो निकली हुई। और जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को बदलता हूं तो आपको यह भी पता लग रहा है कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो बदल रहा है, देखो फॉर्मूले के अंदर। तो देखो मान लो यहां पर ये पॉइंट ए है, इसकी हाइट देखो 10 है वाई कोऑर्डिनेट, यहां से 10, और इसकी हाइट भी मैंने 10 कर दी वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट सी की। अब यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट सी है। अगर मैं पॉइंट बी को नीचे लाऊंगा तो ट्रायंगल का एरिया कम हो रहा है, आपको दिख रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। तो अगर मैं पॉइंट बी को एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ले आऊं, इसकी हाइट भी 10 कर दूं, ये देखो, तो हुआ क्या, तो ट्रायंगल ही खत्म हो गई। देखो अगर मैं इस पॉइंट को एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ले आऊं तो ट्रायंगल बची ही नहीं ना, ट्रायंगल बची ही नहीं। तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, तो एरिया 0 हो गया। तो अगर 3 पॉइंट्स हो हमारे पास ए बी सी, और उन तीनों पॉइंट से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूं और ट्रायंगल का एरिया आ जाए जी 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर हैं, उनसे ट्रायंगल बन ही नहीं रही। जो इमेजिनरी ट्रायंगल बनी है, जो हमने अपने दिमाग में क्रिएट की है, उसका एरिया 0 है, मतलब ट्रायंगल बनी ही नहीं। अगर ट्रायंगल बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होएगा ही, ऐसे थोड़ा सा भी ऊपर होएगा तो कुछ ना कुछ एरिया तो होएगा ही। तो समझ में आ गई बात। तो मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर है, उनको एक और नज़र से हम देख सकते हैं कि अगर उन तीनों पॉइंट को लेकर हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा। तो भाई तीसरा तरीका हमने देखा कि तीसरा तरीका क्या है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दर्शाने का, वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुज बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया हम 0 के इक्वेट कर दें, या फिर उस ट्रायंगल का एरिया 0 आए तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अब एक बार दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए इनमें से चीजें यूज करके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। अब करें फिर इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला तरीका एक बार तो देख लेते हैं, इस लाइन को बना लेते हैं। भाई ये पॉइंट हो गया जी 1 4, ये पॉइंट हो गया, मान लो मैंने मान लिया k-2, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया -3 और -16, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, कि ये जो डिस्टेंस है प्लस ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है। तो हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसकी मैं डाउन साइड बताता हूं, हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के नीचे k के अंदर इक्वेशन आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, 2ab के टर्म के अंदर फिर से अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या है, ये बिना वजह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, बस इसको करेंगे नहीं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करेंगे हम इसको। देन दूसरा मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि हम स्लोप को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे प्यारा तरीका है स्लोप को इक्वेट करते हैं। देखो तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लाइन ए सी का स्लोप निकाल रहा हूं, बिकॉज यहां से एग्जैक्टली मुझे स्लोप मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट पूरे पूरे गिवन है। तो देखिए भाई स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप कैसे निकलेगा, -16 -4 यानी कि -20, -3 -1 यानी कि -4, स्लोप निकाल लिया। दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, या तो ए बी के स्लोप के इक्वल इक्वेट कर दो इसको, या फिर बी सी के स्लोप के साथ इक्वेट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ए बी के स्लोप के साथ इक्वेट कर रहा हूं, -2 -4 यानी कि -6, स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए अब आपको, k-1, स्लोप का फॉर्मूला क्या है,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे। अब देखो भाई, इस साइड तो आ गया 4 5 20, इसको उस साइड भेज रहे हैं 5 के माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर 5 के इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स के इज इक्वल टू माइनस 1/5, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स इट। ये स्लोप वाला तरीका है, या फिर जो ट्रायंगल वाला तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन में स्लोप वाला तरीका सबसे प्यारा है, सबसे कम टाइम में आपको आंसर दे रहा है। ट्रायंगल वाला लगाना है तो वो भी देखो, एक बार बता देता हूँ, एटलीस्ट लगाना तो आए आपको कि भाई x1 y1, x2 y2, x3 y3, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स मैंने मान लिए और तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 है। इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 है। तो चलिए ट्रायंगल के एरिया को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो हाफ मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0, ऐसे हमने करना है। तो हाफ को तो वैसे भी काट दो, अब हाफ को उस साइड भेज दो, 0 इंटू हाफ है वो 0 हो जाएगा, हाफ का 2 बन जाएगा उस साइड। तो अब देखो यहाँ पर, तो भाई x1 यानी कि 1, फिर उसके बाद y2 माइनस y3 -2 माइनस माइनस 16 यानी कि 14 आ जाएगा, 16 में से 2 गए 14। फिर उसके बाद x2 मतलब प्लस k, फिर y3 माइनस y1 -16 माइनस 4 यानी कि -20, उसके बाद x3 यानी कि -3, देन y1 माइनस y2 मतलब 4 माइनस -2 यानी कि 6। तो अंदर हो गया जी 14, 14 एकम 14, ये हो गया -20 के, और ये हो गया -18। तो 14 माइनस 18 यानी कि -4। और अब आप बोलोगे कि ये तो मॉड्यूलस है, बाहर पॉजिटिव होकर आएगा, लेकिन राइट साइड पर 0 है, राइट साइड पर 0 है, ये पॉजिटिव होकर आए या नेगेटिव होकर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको एज इट इज मैंने सोल्व कर दिया। इस 4 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो -20 k इज इक्वल टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 बाई -20 यानी कि -1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो समझ में आ गए, सारे तरीके हमने लगा लिए। तो एक बार इन्हीं तरीकों को लगाकर, इनमें से एक तरीका लगा के इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या यूज करूंगा, मैंने बताया था सबसे इजी इसके अंदर क्या होगा, स्लोप को इक्वेट करना। तो मैं एक बार पूरी लाइन का स्लोप बता देता हूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के साथ, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस लाइन का स्लोप, तो देखो भाई 16 में से 4 गए, 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाई -3 -1 -4। अब क्या करेंगे, अब या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है उसका स्लोप ले लो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है उसका स्लोप ले लो, अपनी मर्जी है। तो 2 - 4 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई k - 1, दैट्स इट। तो 4 दिए 12 -3, माइनस से माइनस गोन, अब ये हो जाएगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2, तो 3k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5/3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है।